नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। सीटेट दिसंबर 2023 का जो हमारा बैच चल रहा है उसकी क्लास थर्ड है और इस थर्ड क्लास का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सीटेट की जो सीडीपी है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको एक एक क्वेश्चन उस तरह से पढ़ के बताया है जिस तरह से हमको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने चाहिए। और उसी के साथ साथ मैंने वो 15 क्वेश्चन आपको देखा होगा, काफी लंबा टाइम ले लिया था, लगभग 45 मिनट या 40 मिनट। उससे पहले मैंने आपको कुछ समझाया भी था, तो वो क्लास हमारी काफी लंबी रही थी। अब तक की जितनी भी क्लास ली है मैंने उसमें सबसे लंबी क्लास थी वो। अब वो इतनी लंबी क्लास क्यों ली? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना हमारे लिए सीटेट को निकालने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा सिलेबस कवर करना है। ये मान लीजिए अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया तो भी आपका सीटेट निकलना 100% श्योर हो जाता है। उसी तरह से सेम टू सेम अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया तब भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस पीवाईक्यू का मतलब ये होता है। सिलेबस से भी आपका सीटेट 100% क्लियर होगा अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सीटेट का सिलेबस कर लिया, और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लिए तब भी आपका 100% सीटेट क्लियर होगा। इन दोनों में से मैंने सिर्फ पीवाईक्यू पढ़े थे और वो भी मात्र 2 पीवाईक्यू। एक पढ़ा था जुलाई 2019 का और एक पढ़ा था जुलाई 2019 का पढ़ा था एक, और एक पढ़ा था मैंने 2018 का। ये 2 पीवाईक्यू पढ़े थे मैंने बस सीटेट के। अब आप मेरा एक्सपीरियंस तो देख ही चुके हो पिछली वीडियो में, तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिलेबस कवर करना है उतना ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कवर करना है। तो अगर आपने ये सारे पीवाईक्यू कर लिए और उसके साथ साथ सिलेबस में आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, तो आज से हमारा क्या रहेगा कि मैं आपको सिलेबस कराऊंगा, पीवाईक्यू आपको डेली पढ़ना है, जो कि मैं आपको डेली होमवर्क में दूंगा। ठीक है, बस आपको इतना खुद से करना है। और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि इस ईयर का ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। और इसकी पीडीएफ सीडीपी की मैंने पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी है। जिसको चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर ओके करें और आपको वहां पर वो पीडीएफ मिल जाएगी। सीटेट के जो भी जितने भी सीडीपी के हैं 2011 से 2019 तक के दिए हैं, जब ये हो जाएंगे होमवर्क में डेली दूंगा तब इससे आगे का भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। और जो बुक है ये इसी बुक से मैं पढ़ाऊं और आपको भी इसी से पढ़ने की सलाह दूंगा। इस बुक का नाम है घटना चक्र। ये घटना चक्र की बुक है जिससे मैंने ये पीवाईक्यू किए थे, यानी कि सॉल्व पेपर कह लो, पीवाईक्यू कह लो, प्रीवियस ईयर पेपर कह लो, कुछ भी कह लो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये है। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम रिवीजन कैसे करें इन क्वेश्चन का। पिछली वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर बताए थे आपको कि सेम टू सेम आपको उसी तरह से पढ़ना है, और हर एक किसी का थोड़ा बहुत आइडिया और पढ़ने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं तो मैंने आपको एक आइडियल जो पढ़ने का तरीका है वो बताया था। उसके बाद कोई थोड़ा स्पीड में और कोई थोड़ा स्लो भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ना कैसे चाहिए वो मैंने पूरा एक जो उसकी सीरीज होती है, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद चारों उसके ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उन ऑप्शन में से जो आंसर है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अब आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम रिवीजन कैसे करेंगे। जब हम एक सॉल्व पेपर पढ़ लेंगे उसके बाद हमको उसका रिवीजन करना है साथ के साथ। अब रिवीजन कैसे करें वो आज की वीडियो में बताऊंगा। जब हम रिवीजन करना सीख जाएंगे तो रिवीजन भी अच्छे से करेंगे और साथ के साथ नए भी पढ़ेंगे। तो जब हम नए भी पढ़ते आएंगे, रिवीजन भी करते आएंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हमारे अच्छे से कंफर्म होते जाएंगे और हमको समझ में आने लग जाएंगे, और सिलेबस में आपको कराता ही जाऊंगा। तो दोनों चीज हमारी काफी अच्छी चलेंगी, जिससे कि हमारे सीटेट में पहली ही बार में जिसका अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है वो भी, और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी, सबके 150 के आसपास ही नंबर आएंगे। आसपास यानी कि यहां तक 110 और 100, इधर 140, 130। ये तो हाई लेवल के हो गए आपके, जब आप काफी अच्छा करने लग जाएंगे सिर्फ ये दोनों चीज से, एक सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आप
इन दोनों में से सिर्फ एक अच्छे से करेंगे तो आपको इधर की तरफ चलेंगे। तो आप सिर्फ देख लीजिए, एक चीज अच्छे से करनी है तो आप 110 और 100 तक ही रह पाएंगे, और अगर आपने ये दोनों ही अच्छे से कर लिए तो आप 140 130 यहाँ तक पहुंच जाएंगे और काफी आराम से पहुंच जाएंगे। और फिर सबकी मेहनत के ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते आ रहे हो। अगर आपकी मेहनत काफी हाई हो गई तो आप 150 तक काफी आराम से पहुंच जाएंगे। अब इसके लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपको वो भी करना है, और अपनी समझ से बाकी का जितना भी टाइम है मेरी क्लास लेने के बाद आप अपनी समझ से वो काफी अच्छे से कीजिए तैयारी। सीटेट आपका पहली बार में 100% कैसे निकलेगा ये आपको भी नहीं पता पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिवीजन कैसे करें। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये 16वां क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये कौन से हैं, सीटेट जुलाई 2019 के। तो ये 16वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। अब हमको चारों ऑप्शन नहीं पढ़ने, अब हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। मान लीजिए तो रिवीजन कर रहे हैं तो सीधे हमको पता है कि इसका आंसर ए है, हमने आंसर देखा। अब सीधे ए आंसर को अच्छे से पढ़ेंगे, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अन्वेषक यानी कि जो एक तरीके के इन्वेंटर होते हैं, आविष्कारक होते हैं, उसके रूप में, और सक्रिय तो एक्टिव होता ही है, सबको पता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको हर बार पढ़नी है, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो इसका पेपर या फिर आप इसका रिवीजन कर रहे हो, पढ़नी है आपको एक्सप्लेनेशन हर बार है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना है। इससे किसी भी कार्य को करने में बालक के हाथ पैर और मस्तिष्क सब क्रियाशील हो जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को रचनात्मक ज्ञान तथा उनके खोजी प्रवृत्ति को महत्व दिया जाता है। बस हमको इतना पढ़ना है, और जब रिवीजन करते हैं हम तो ये हमको बहुत जल्दी रिकॉल होता है, काफी अच्छे से समझ में आता है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। सीधे इसका आंसर देखा हमने, सी यानी किशोरावस्था। जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है यानी शुरुआत करती है हमारी वयस्कता को, कि हम एडल्ट होते आ रहे हैं, तो उसको कौन शुरुआत करती है, हमारी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। तो इसकी अब व्याख्या पढ़ेंगे हम। अब ये मैं पूरा बिल्कुल आपको ऐसे बता रहा हूं जैसे हमको रिवीजन करना है। सीधे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और उसके चारों ऑप्शन तो हमने तब पढ़े थे जब हम पहली बार पढ़ रहे थे, और जब रिवीजन कर रहे हैं तो सीधे उसका आंसर पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या हर बार पढ़नी है हमको। किशोरावस्था एडोलसेंट अर्थात परिपक्वता की ओर जाना। किशोरावस्था संवेगात्मक उथल पुथल एवं तनाव का समय होता है। किशोरावस्था वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। एडोलेसेंस शब्द लैटिन अडोलेसेंस से बना है। इसका तात्पर्य है वृद्धि करना या वृद्धि करते हुए परिपक्वता प्राप्त करना या वयस्कता की ओर बढ़ना। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा 17। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, इसका आंसर सी है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तब अब हम इसका पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो सबसे महत्वपूर्ण बात का पता चलता है वह है कि पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न सिर्फ उनके अनुभवों पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। तो ना तो उनके परिपक्वता से होने से कोई असर पड़ता है और ना ही उनके एक्सपीरियंस यानी अनुभवों पर निर्भर करता है। इन दोनों की काफी जरूरत होती है। जब दोनों यहाँ पर इंटरेक्ट होते हैं उससे बालकों के विकास पर असर पड़ता है। तो ये बोला है जीन पियाजे ने, और वो भी किसके लिए, उनके लिए बोला है, चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति की। ठीक है, तो बच्चे जो चिंतन करते हैं और खोज करने की शक्ति है वो उनके परिपक्वता यानी मैच्योरिटी और उनके अनुभव एक्सपीरियंस दोनों के ही इंटरेक्शन पर जो दोनों की अंतःक्रिया होती है उन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। इसका आंसर है ए।
अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत स्थूल चालक विकास। यानी अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से लेकर परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक। तो आप देखिए स्थूल से सूक्ष्म जा रहे हैं। ये सबको पता है कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो पहले बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाते हैं जिससे वो देखकर काफी बड़ी चीज समझ जाए। पहले हम बोलेंगे बच्चे को पृथ्वी गोल है, ये है, वो है, फिर उसके बाद पृथ्वी के अंदर क्या क्या मिलता है, इसके अंदर 3 लेयर होती हैं, ये सब चीजें हम धीरे धीरे उसको क्लास वाइज यानी लेवल वाइज पढ़ाते आते हैं। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट छोटे बच्चों पर लागू होता है, यही बड़े पर। तो सबसे पहले हम बच्चों को बताते हैं बड़ा बड़ा, जिससे बाहर बाहर से वो सब कुछ समझ जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें डीपली पढ़ा देते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसकी पढ़ेंगे हम व्याख्या। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल यानी कि चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता। ये सीधे सीधे हमको रिवीजन कर लेना, जेंडर रूढ़िवादिता। अब इसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे। जेंडर पुरुषों और स्त्रियों की उन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों की ओर संकेत करता है जिनकी रचना हमारे परिवार, समाज और संस्कृति द्वारा की गई है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं तो इस स्पीड से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसको पहली बार में पढ़ेंगे तो काफी समझ के पढ़ेंगे। बस ये अंतर है हमारा रिवीजन करने में और पहली बार पढ़ने में। पहली बार कैसे पढ़ा है वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, और ये आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कैसे करें उसके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, उसका आंसर है बी। उन्हें शामिल करना, उनका संचय करना चाहिए। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जो भी बच्ची अपने साथ अनुभव लाती है प्रारंभिक कक्ष में, तो उसको या अनुभव को शामिल भी करें हम और उनका संचय भी करें, उनको संभाल कर भी हम ध्यान रखें कि इस बच्ची के क्या क्या अनुभव हैं। और जैसे कोई अगर वो बना के लाती है कोई चीज तो उसको शोपीस में अलग रखा जाए, जिससे उस बच्चे को काफी अच्छा फील हो। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नजरिया आदि। बच्चे अपने घर, परिवार एवं परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं वे बहुत समृद्ध होते हैं। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सिखाने, सीखने के लिए किया जाना चाहिए। बच्चा अनेक शब्दों के लिए के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। शिक्षक को उनके इन अनुभवों का संचय कर शिक्षण में प्रयुक्त करना चाहिए। तो ये इन्होंने भाषा के ऊपर पूरी बात रख दी है, लेकिन काफी कुछ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। कोष्ठक में लिख रहा है वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, उसका तो उसको मतलब उसकी बिल्कुल चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी हो, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ये कोलवर के अनुसार दंड एवं आज्ञा पालन, जो कि स्टेज 1 की लेवल 1 बताती है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। कोलवर की मैंने एक क्लास भी आपको कराई है, सीटेट 2023 प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो ये कोलवर की हो गई है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के ऊपर डिपेंड करता है। इसका आंसर क्या है? ये हमने कर लिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास अवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब-वाइगोत्स्की कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मौखिक संवाद बच्चे अपने आप से करते हैं यानी खुद से बातें कर रहे हैं, उसको लेब-वाइगोत्स्की कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच। इसकी एक्सप्लेनेशन है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब-वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को
एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। कौन सी विचारधारा है कि जिसमें एक रेगुलर जो स्कूल होता है उसमें सभी शिक्षार्थियों को और सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को एक ही जगह बैठने कर पढ़ने का अधिकार है, तो वो है समावेशी शिक्षा। इसका आंसर है सी। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा वह विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ये समावेशी शिक्षा की परिभाषा हमको पता पड़ गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को चाहिए कि, क्या चाहिए एक शिक्षक को? अगर ये क्वेश्चन हम रिवीजन ना कर रहे होते तो इसके चारों ऑप्शन पढ़ते ही हमको पता पड़ जाएगा कि इसमें कौन सा एक ऑप्शन नहीं है। चलो मैं आपको चारों पढ़ के बताता हूँ, साफ साफ पता पड़ जाएगा कि शिक्षक क्या नहीं करना चाहिए। मतलब 3 क्वेश्चन बिल्कुल वेस्ट हैं, आपको देखते ही आंसर पता पड़ जाएगा। ए ऑप्शन, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। जहां अनदेखी करना, नेग्लेक्ट करना, ये क्यों? बिल्कुल गलत हो जाएगा इस शिक्षक के हिसाब से। जब ये आप 3-4 PYQ पढ़ लेंगे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन है, यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो यह हमको बोलना भी चाहिए कि कक्ष में हम सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं और सभी को महत्व देते हैं। इससे सब बच्चों को अच्छा लगेगा कि हमारी भी, यानी कि जितने भी बच्चे हैं सब आपस में टीचर से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये बी ऑप्शन ही आंसर है। और देखिए यही हमको सही लग रहा है। सी ऑप्शन दिया है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना बच्चों में अधिकतम की बात करें यहाँ पर सीटेट में या NCERT जो NCF है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमको बच्चों की आपस में तुलना कभी करनी ही नहीं है। डी ऑप्शन, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दें। किसी एक विशेष के समुदाय या संस्कृति को बढ़ावा देना ये एक टीचर को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और आप सब भी जानते हो कि किसी एक को बढ़ावा देंगे तो उससे क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष हमारा जो भारत का जो प्रस्तावना उस पर काफी आघात पहुंचेगा। मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट करेंगे हम, जो कि बिल्कुल खराब होगा। तो इसका आंसर बी हो गया। उसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। शिक्षक केवल शिक्षण के प्रति रुचि रखे यह पर्याप्त नहीं है, उसे अपने विद्यार्थियों में भी रुचि रखनी चाहिए। कक्षा में विविध धर्मों एवं संस्कृति के बच्चों के संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व देते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ये करता है समावेशी शिक्षा की। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें 1 से 8 तक शिक्षण होता है, चाहे वह अनुदानित हो अथवा गैर अनुदानित, चाहे वह किसी बोर्ड या संस्था से संबंधित हो, में लागू होती है। तो ये जो अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा है वो सब जगह लागू होती है। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान में जो सरकारी और गैर सरकारी उच्च प्राथमिक सब जगह ये बात लागू होती है समावेशी शिक्षा की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, इसका आंसर है सी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके भी उसी तरह से 3 ऑप्शन अगर हमने पढ़ लिए आगे के तो वो तीनों वेस्ट होंगे। तो सीधे सीधे सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसे आपको 5-6 क्वेश्चन सीटेट में हर बार मिलेंगे जो आपको देखते ही ये पता पड़ जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम की उपयोगिता होना आवश्यक है। शिक्षक को उन्हें प्रश्न पूछने और जानकारियों का विश्लेषण करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही और विषय में उनकी समझ निर्मित करने में उन्हें सक्षम बनाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया है नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इसका आंसर है सी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। यानी कि रटना
ये एक ऐसी मुख्य प्रक्रिया नहीं है शिक्षा की। कंठस्थीकरण यानी याद करना और स्मरण मतलब रटना एक तरह से। दोनों का ही मेथड, दोनों का मीन सेम है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कंठस्थीकरण एवं स्मरण सार्थक अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। सार्थक व प्रभावी अधिगम वह है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर सीखता है। अतः निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण ही सार्थक अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान को प्रस्तुत करता है? प्रतिभाशाली बच्चा किससे मिलेगा? सीख सोच सकता है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पहले का आंसर होना चाहिए डी, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। क्यों? क्योंकि ये जो मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, ये हमेशा सृजनात्मकता के ऊपर जाएगा। तो आप ये तो रट लेना, सृजनात्मकता के ऊपर मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। अब इसका आंसर देखते हैं, आंसर है डी। डी पर क्या दिया है? पहले का डी, प्रतिभाशाली शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। दूसरे का ए, अधिगम अशक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। अगर अधिगम अशक्तता है बच्चे में तो वो धारा प्रवाह पढ़ने में उसमें कमी होगी। इसका है तीसरे का क्या है? बी, सृजनात्मकता का क्या है? मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और चौथे का क्या है? सी, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, आसानी से विचलित होने की आदत है। ये तो आदत खैर अब तो आजकल सब में पड़ती जा रही है, ADHD वाली। जैसे कोई वीडियो पे पढ़ भी रहा है फिर भी उसको नोटिफिकेशन आ जाए या किसी का कॉल आ जाए तो तुरंत उसको बंद करके और सीधे उसका ध्यान ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि फिर उसको यही ध्यान नहीं रहता कि मैं उतनी देर से पढ़ रहा था, तो वो उस सब को छोड़कर या कॉल पे बात करने लग जाएगा या मैसेज में बात करने लग जाएगा। ये तो आजकल सबके साथ हो रहा है और इसका काफी इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है कि सीटेट जैसा एग्जाम 12-13 लाख बच्चे हर साल देते हैं और सिर्फ 2 लाख 2.5 लाख बच्चे ही पास कर पाते हैं। तो ऐसा सिर्फ उन बच्चों के साथ हो रहा है जो ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वरना आप एक क्लास एक बार में लेकर खत्म करते हैं तो उससे आपको पढ़ने में काफी इजी लगता है और समझ में भी आता है। जब हम बार बार इधर उधर से भटक कर आते हैं तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, कहाँ था, क्या समझ रहा था, क्या कर रहा था। तो ये सब आप सबके लिए है। आप एक बार में एक क्लास खत्म करिए, काफी ध्यान से पढ़िए और सीटेट जैसे एग्जाम को पास करके अपनी जो जॉब है उस पर पूरा फोकस लगाइए, क्योंकि सीटेट तो सिर्फ एक पासिंग एग्जाम है, इसमें ही आपको इतना टाइम और इतना लग जाएगा तो फिर कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका, सोचिए आप। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, इसका आंसर है बी, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब बच्चे गतिविधियों और सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो वो उन्हीं सभी कार्यों में काफी अच्छे से सीखेंगे और काफी इफेक्टफुली, मतलब भूलेंगे भी नहीं उसको। तो इसका आंसर बी हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है, मतलब हमको बच्चों को भी इंपॉर्टेंस देनी है। बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीख सकते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें। अतः सभी बच्चों को स्वतंत्र खेलों, औपचारिक एवं अनौपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो यह आज का हमारा सीटेट जुलाई 2019 का पेपर पूरा खत्म हुआ। अब मैं आपको देता हूं हमारा होमवर्क। तो आज आपका होमवर्क है कि आपको सीटेट जुलाई 2019 का ये जो CDP का पेपर मैंने कराया है ये पूरा अच्छे से एक बार में पढ़ना है, एक बार में, बिना फोन में कुछ भी करे। तो आप PDF जिसके पास ये नहीं है वो टेलीग्राम से ले ले और इसको एक बार में आपको पढ़ना है। यही शर्त है आपकी PY पढ़ने की, क्योंकि जब आप एक बार में पूरा पढ़ेंगे तो आपका माइंड सेट होगा और उसको आप समझेंगे अच्छे से। लेकिन अगर आप वो रुक रुक कर पढ़ते गए, 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करने की 100% गारंटी चाहिए मेरी तरफ से, तो जैसा मैं बोल रहा हूं आप वैसा तो कीजिए, उसके बाद आपका जो मन हो वो कीजिए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा आपको काम नहीं दूंगा जो आपका पूरा दिन खा जाए।
ये सिर्फ आप टेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये सिर्फ और सिर्फ आप आधे घंटे में पढ़ लेंगे, हाफ आवर में। और आधे घंटे में आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूं सीटेट पास करने की। जब आपको 100% गारंटी दे रहा हूं मैं, तो आप क्या मेरे लिए आधा घंटा ये अपना प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ सकते पीडीएफ से? जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन जब आप करेंगे, तो मात्र 10 मिनट में 5 मिनट में आप इसका रिवीजन कर लेंगे 30-30 क्वेश्चन का। तो अभी तो आपको पढ़ना है काफी अच्छे से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।